Assalamu alaikum everyone. My name is Mahnoor Manzoor and I am second year MBBS student at King Edward Medical University Lahore. And I gave my MDCAT back in 2024 and I got 195 marks out of 200. Let me tell you how I made it to King Edward. A lot of hard work and struggles. I started my preparation in the middle of my second year and it was a very hard time for me क्योंकि मेरे फर्स्ट ईयर में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे although I studied a lot for it. तो उस टाइम में बहुत परेशान थी कि मुझे पैरेलल प्रेप ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी एफएससी पे फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए. बट देन आई डिस्कस्ड इट विद माई वेरी वेरी डियर फ्रेंड और उसने मुझे मशवरा दिया कि लेट्स डू इट टुगेदर एंड लेट्स ज्वाइन अकेडमी और साथ साथ हम MDCAT की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज हमारा एम है मेडिकल कॉलेज और इसके साथ हम अपनी एफएससी को भी जारी रखते हैं. तो व्हाट वी डिड इज़ कि हमने अपनी एफएससी की प्रिपरेशन वैसी कंटिन्यू रखी एंड we joined a parallel prep session near my home and उसमें like we just go there on Sundays और वहाँ जाके like हम कुछ ना कुछ एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ हाउ नाउ थी कि व्हाट इज MDCAT और इसमें क्या like कुछ ना कुछ सिलेबस पढ़ाया जा रहा था हमें. इट वाज अ गुड टाइम और अच्छे से स्पेंड किया. बट मैंने अपनी एफएससी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया उस टाइम पे बिकॉज एफएससी प्लेज अ मेजर रोल इन योर MDCAT राइट. तो इस तरह से ही सारा साल चलता गया वो लाइक फ्रॉम द मिड ऑफ माई सेकेंड ईयर टू टिल द टाइम्स जब तक लाइक एफएससी के बोर्ड के एग्जाम्स थे. तो इस तरह से ही it was the time passed and literally it was the time of my life when I worked hard the most. I had a thought in my mind कि मुझे second attempt पे नहीं जाना. This is the first attempt and this is a do or die situation for me. Like not an actual do or die situation obviously, but it was a time for me कि मुझे पता था कि मुझे अब ये करना है. I was very determined, very very determined. और मैंने उस टाइम पे बहुत बहुत मेहनत की अपने like mid of the second year से second year के लास्ट तक. अकेडमी भी जाती थी फॉर माई एफएससी प्रिपरेशन और लाइक पैरेलल प्रेप भी साथ साथ. और फिर उसके बाद मेरे एफएससी के एग्जाम्स का टाइम आ गया. उफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ माई लाइफ आई वुड से बिकॉज वो फर्स्ट ईयर का प्रेशर था कि फर्स्ट ईयर में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए. आई गॉट 516 मार्क्स आउट ऑफ 555. दे आर नॉट वेरी बैड मार्क्स बट मेरा एम था कि आई वॉन्ट अ मेडिकल कॉलेज इन लाहौर एंड फॉर अ मेडिकल कॉलेज इन लाहौर यू वॉन्ट कि यार थोड़ा बहुत एटलीस्ट इतने मार्क्स मेरे हों कि मेरा एडमिशन हो जाए इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. ठीक है. तो इट वॉज दैट टाइम. और फिर वो टाइम आ गया जब एफएससी के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे और मैंने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए. बहुत बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था बट इट वेंट. और फिर उसके बाद MDCAT की तैयारी करने की बारी थी और आई वाज लिटरली मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है बिकॉज मेरी फैमिली में देयर इज़ नो सच लाइक थिंग कि मेरी कोई भी फैमिली में देयर इज़ नो डॉक्टर. तो उसके बाद आई डिसाइडेड इट ऑन माई ओन कि मुझे ये अकेडमी ज्वाइन करनी है एंड आई ज्वाइन द अकेडमी. और लेकिन आई ज्वाइन एन अकेडमी जो कि मेरी घर से ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर थी लाइक 1.5 आवर्स एंड आई यूज टू ट्रैवल डेली. तो इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज इतना मुझे ट्रैवल करने की आदत नहीं थी और रोज़ ही आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था. बहुत बहुत मसले आए शुरू में मुझे और एक टाइम पे मुझे लगने लग गया था कि नहीं इट्स नॉट फॉर मी, शायद हो ही नहीं पाएगा बिकॉज मेरा तो सारा टाइम यहाँ वेस्ट हो जाता है और रात को पढ़ना होता है तब भी मुझे नींद आ रही होती है. आई फील डिजी. बट अल्लाह ताला ने थोड़ी आसानियाँ पैदा की, थोड़ा समझ आने लगा. कुछ लाइक उस अकेडमी में दोस्त अच्छी बन गए जो कि लाइक दे वर रिपीटर्स एंड ऑल in the last month. That's obviously the most crucial time. उस टाइम पे आप बहुत मेहनत करते हो बट आई डिड द वेरी बेस्ट फॉर माई सेल्फ. और फिर उसके बाद MDCAT का दिन आया और उस दिन पता नहीं वो एक अजीब तो नहीं, इट वॉज अ वेरी गुड काइंड डे. लाइक आई हैड ऑल द ट्रस्ट इन अल्लाह ताला कि आई नो कि यार मेरा एडमिशन हो जाना है. और मैंने सुबह उठी, मैंने नमाज़ पढ़ी, अपनी थोड़ा बहुत जो है ना रिवीजन की और उसके बाद मैं जब सेंटर पहुंची और फिर मैंने टेस्ट दिया. लाइक जब मैं बैठी थी वहाँ पे ना तो मुझे पता था कि अगर आज कुछ होता भी है ना दिस इज़ व्हाट जो कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ करना है और ये मेरे नसीब में है. तो मुझे इस चीज़ पे स्ट्रेसफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड यू विल नॉट बिलीव कि मैंने अपना रोल नंबर में गलती कर दी थी फिल करने में. बट स्टिल उस टाइम पे भी मुझे इतना यकीन था कि अगर ये गलत हुआ है तो ये अल्लाह ताला ने किया. इट्स ओके, आई कैन गिव द नेक्स्ट अटैम्प्ट. ऑल्दो मैंने प्रिपरेशन करते हुए आई हैड इट इन माई माइंड कि मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ डू एंड डाई सिचुएशन रखनी है. मैंने बहुत बहुत पढ़ना है, बहुत अच्छे से जो है मैनेज करना है सब कुछ. बट एट दैट डे मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ही मेरे दिल में यकीन था कि आज जो भी होगा दैट्स गोना हैपन, जो कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा हुआ है वो दिन. और उसके बाद मुझे जैसे मैंने बताया कि मैंने रोल नंबर गलत फिल कर दिया था बट मुझे उस टाइम पे भी बिल्कुल 0% टेंशन थी. उसके बाद पेपर आया, मैंने अपना पेपर अटैम्प्ट किया और उस टाइम पे आई न्यू लाइक एट द एंड ऑफ माई पेपर आई रॉट यू डिड इट महानूर, यू डिड इट. क्योंकि मुझे पता था कि मेरे और एफएससी में मार्क्स अच्छे आ गए थे. लाइक जो MDCAT का दिन था उससे पहले ही ऑलमोस्ट 10 दिन पहले जो है ना एफएससी का रिजल्ट आ गया था. एंड यू विल नॉट बिलीव मेरी पोजीशन से सिर्फ 1 मार्क कम था. लाइक इन माई बोर्ड, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद बोर्ड एंड लाइक इसमें पोजीशन थी 1147 पे थर्ड पोजीशन एंड आई गॉट 1146. फर्स्ट ईयर में सिर्फ 516 मार्क्स हों एंड कैन कम्पीट विद अ टॉपर लाइक थर्ड टॉपर ऑफ द बोर्ड. तो
उससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पुश मिला था कि यू कैन डू इट एंड इट इज़ अ साइन कि यू कैन डू इट। फिर वो जो 10-20 दिन थे उसमें मैंने बहुत बहुत मेहनत की। आई रिवाइज्ड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग जो कि मैंने उस 3 महीने में के टेन्योर में पढ़ी हुई थी। और फिर MD CAT भी दे दिया एंड इट वाज अ वेरी गुड टाइम बिकॉज आई स्पेंट द होल टाइम विद माय बैचमेट्स और इसमें काफ़ी रिपीटर्स भी थे, फ्रेशर्स भी थे। I know what mistakes people make in this tenure and like what are the do's and what are the don't do's. So I want to share those with you. Okay, let me start that what are the common mistakes. Okay, let me start what are the common mistakes MD CAT aspirants make during their MD CAT time. First of all, they avoid book reading. This is a very common thing जो कि इतनी बड़ी mistake है but people don't acknowledge it, especially repeaters, they don't acknowledge it. The thing कि हमें सब आता है and हम लोगों को book पे जाने की जरूरत नहीं है. They go to the resources जो कि I don't call any resource bad, but the best resource you can use is your textbook. Nothing is better than your textbook. जितने भी resources हैं आपके पास, but your textbook should be your first priority related to MD CAT. If it is a mock test or like almost 150 marks के तो I used to get 120. और like if I study बहुत अच्छा उस दिन तो I used to get 130 but most of my friends used to get 145 plus and they were mostly repeaters. तो बात करने का मकसद ये है कि आप चाहे मॉक टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको बुक पढ़ने की अब जरूरत नहीं रही आखिर तक जब आपका MD CAT का टाइम पास आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। बिकॉज MD CAT का पेपर जो सेट होता है ना, आपको सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि हर साल MD CAT का पेपर जो है वो कैसे सेट होता है। अगर आप लास्ट 3 ईयर्स के पेपर्स खोल के देखें 2025, 2024 एंड 2023, यू विल सी कि मेजर पोर्शन जो है ना वो आपकी बुक में से आता है। अगर आप अपनी बुक को बहुत बहुत अच्छे से जो है एक दफ़ा पढ़ लेते हो, उसको समझ लेते हो, तो आपको बहुत बहुत आसानी हो जाती है। आपके मैक्सिमम MCQs जो है वो ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो मैंने देखी है MD CAT एस्पायरेंट्स में, स्पेशली रिपीटर्स में, कि वो बुक्स को छोड़ देते हैं। दे थिंक कि उन्होंने पूरा साल जो है बहुत मुश्किल MCQs प्रैक्टिस कर ली हैं, अकेडमीज के टेस्ट दे लिए हैं, तो दे डोंट नीड बुक रीडिंग एंड दे डोंट गो फॉर इट। आई सजेस्ट कि आप नोट्स बनाएं, बट आई फील कि बुक्स को नहीं छोड़ना चाहिए, बट इट्स ओके इफ यू राइट ऑल द कंटेंट यू हैव इन योर बुक लाइक फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस बुक इन योर नोट्स, इट्स गुड थिंग। बट माई स्ट्रेटजी वॉज डिफरेंट। आई यूज टू स्टडी द PTB और बाकी जो बुक्स का कॉन्टेंट था दैट आई यूज टू राइट इट ऑन अ रजिस्टर, और उन सब बुक्स का कॉन्टेंट रजिस्टर पे लिखा होता था मैंने। तो आई यूज टू read only PTB and that register. That was my strategy because PTB is the main thing. You need to do the other books as well, but PTB should be the main thing according to me. Okay, the second point that I would like to highlight is comparison and self-hatred. जितना सेल्फ हेट आप अपने MD CAT के टाइम में अपने आप से करते हो ना, आई डोंट थिंक सो यू डू इट एनी अदर फेज ऑफ योर लाइफ। कंपैरिजन, सबसे पहले कंपैरिजन पे बात करते हैं। कंपैरिजन क्या होता है कि लाइक अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे बाकी फ्रेंड्स के काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, मेरे इतने अच्छे उस टाइम पे नहीं आ पा रहे थे बिकॉज आई वॉज अ फ्रेशर और मैनी अदर प्रॉब्लम्स टू। तो इसमें कंपैरिजन आ जाता है। आप नहीं भी करना चाहते हो ना, यू डू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स दैट इन व्हाट थिंग आई एम लैगिंग, क्या मैं ऐसा नहीं कर रहा जो बाकी कर रहे हैं। तो आप देखते हो बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ गेम ऑफ कंपैरिजन। यू आर competing with almost 60 to 70,000 I guess people from the whole Punjab, and there are only 3,200 or like if BDS को include करना है तो there are only 3,500 seats, और आप उस पर कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। तो obviously it is a game of comparison, but like I would never ever suggest comparison because comparison is something that will destroy you. Okay, let me tell you कि मैंने सबसे क्या सीखा comparison से, और ये self hated वाली चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। कंपैरिजन बेसिकली ये होता है कि आपके जब मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होते, आप देखते हो बाकी बच्चों के आ रहे हैं, व्हाट थिंग आई एम लैगिंग, मैं भी सारी रात पढ़ रहा हूँ, मैं भी सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आप लैग कर रहे होते हो, बट कंपैरिजन की बजाय ना आपको खुद देखना होता है कि मैं क्या लैग कर रहा हूँ। अब अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो आई यूज टू स्किप समथिंग जो कि मुझे लगता था ईजी है, और वो पेपर में मुझे भूल जाती, और वो MCQs मेरे गलत हो जाते थे। और मैं एक ये चीज़ जो है ना, मैंने अपने एक मेंटोर थे उनसे डिस्कस की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मैं ईजी MCQs गलत, और उन्होंने मुझे बताया कि आप बुक को रीड करके जाया करो, 2-3 दफ़ा टेस्ट से पहले बुक को रीड करके जाया करो, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपके मुश्किल MCQs में गलत हो। Comparison is not something that will bear you fruit, it is what you learn from your mistakes. Comparison will destroy you. अब अगर आप सिर्फ अपने आप को कंपेयर करते रहें कि मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे दोस्तों के मार्क्स आ रहे हैं, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। लाइक ट्रस्ट मी, आप उधर ही बैठ के रोते रहोगे। मेरे साथ भी शुरू में मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस की कि लाइक मुझे लगता था कि आई एम द वन जो कि क्लास में सबसे ही नालायक है, नहीं मैं नहीं कर सकती शायद। आई यूज टू क्राई आफ्टर माई टेस्ट। लाइक टेस्ट के रिजल्ट चेक किए, आई गेट लाइक
ऑब्वियसली 150 लाइक अगर आप 180 के अब एमटी कैट है तो अगर आप देखें 180 में से अगर आपकी 170 इज वे टू हायर, लाइक अगर आपके 150 160 भी मार्क्स आ रहे हैं तो दे आर गुड, बट स्टिल as I told you, I wanted कि मेरा लाहौर में एडमिशन हो, I wanted good marks. So I used to cry about it. After every test, I used to cry. मैं रोती थी और कि मेरे क्यों मार्क्स नहीं आ रहे, क्या गलती कर रही हूँ मैं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा. ऑब्वियसली ये चीज़ हर किसी को फेस करनी पड़ती है, जो भी है. एमटी कैट इज़ द थिंग जिसमें आपको ये चीज़ फेस करनी ही पड़ती है. तो मैंने भी इस चीज़ को फेस किया, बट मैं इस चीज़ से निकली कैसे, इस तरह से कि मैंने अपनी दोस्त से बात की इस बारे में कि मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे, व्हाट शुड आई डू. शी वाज अ रिपीटर एंड शी यूज्ड टू गेट वे टू हायर मार्क्स देन मी. तो उसने मुझे समझाया कि मानो दिस इज़ नॉट अ थिंग, तुम्हें अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि किस चीज़ से जो है आप जो है किस चीज़ में आपकी कमी आ रही है. तो उसने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई और मैंने अपने आप को बदला. अब इस तरह की बात है आपकी एमडी कैट में, आप उन दोस्तों से जो है ना जल नहीं सकते, आप उनसे कुछ इस तरह से नहीं कर सकते. आप उनसे पूछ सकते हो कि ब्रो टेल मी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है. दे विल हेल्प यू, बट कंपैरिजन विल बियर यू नथिंग. बट कंपैरिजन विल डू नथिंग टू यू, लिटरली ट्रस्ट मी, इट विल डू नथिंग टू यू. एंड द अदर थिंग, सेल्फ हेटेड. सेल्फ हेटेड इतना ज़्यादा हो जाता है एमडी कैट के टाइम में, आई कैन नॉट टेल यू. आप इतना ज़्यादा सेल्फ हेट करने लग जाते हो खुद को कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा, बाकी हर बच्चा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही. ऑल्दो आप अपनी पूरी एफर्ट भी पुट कर रहे हो ना, तब भी वो सेल्फ हेटेड बहुत आ जाता है. और मैंने तो सेल्फ हेटेड को इस तरह से ही कम किया कि आई यूज्ड टू टॉक अबाउट इट. आई यूज्ड टू टॉक टू माई मदर अबाउट इट कि मामा मुझसे क्यों नहीं होता, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या करूँ मैं. तो अगर आप, और वैसे भी अगर आप अपनी मामा से किसी से भी शेयर करते हो तो वो आपको थोड़ा हौसला देते हैं, आपको समझाते हैं कि बेटा अगर आपने इतना पहले कर लिया है, एफएससी में इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया है तो तब भी कर लोगे आप. और अगर आपने नहीं भी किया पहले भी, तो if you talk about the things you are going through in your life, it gets better. Yes, it gets better. The next thing I want to talk about is the last week revision. Last week revision is very crucial and I have seen the people around me जिन्होंने last week revision पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया and उनका स्कोर लाइक मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा आता था, बट उसके बाद जब एमडी कैट का मेन डे था तो दे स्कोर्ड वेरी लेस. और ये चीज़ें मैंने साथ साथ देखी हैं खुद और इनको ऑब्जर्व किया है अपनी पूरी एमडी कैट की जर्नी में कि क्या गलतियाँ होती हैं जो बच्चे करते हैं, ताकि वो मैं ना करूँ. बट अब जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ ताकि वो भी वो गलतियाँ ना करें. अब क्या चीज़ थी कि लास्ट वीक रिवीजन की बात करी थी मैं. लास्ट वीक रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अगर आपने वो सारा 3 महीने जो है ना बहुत अच्छा पढ़ा है, अगर आप लास्ट वीक रिवीजन नहीं करते ना, it's all gone. It's literally, it's gone. Okay, the next very important thing is the last week revision. Last week revision is very very crucial. Let me tell you about it. अगर आप पूरे 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बट अगर आप अपने लास्ट वीक को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, ट्रस्ट मी इट्स ऑल गॉन. आपने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे 3 महीने अगर आप अपना लास्ट वीक अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते. ओके, लेट मी टेल यू कि मैंने लास्ट वीक स्ट्रैटेजी क्या थी. आई डिवाइडेड माई डेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले 3 दिन मैंने केमिस्ट्री को दिए एंड नेक्स्ट ऑलमोस्ट 1 डे और लाइक 1.5 डे मैंने फिजिक्स को प्रिपेयर किया. और उसके बाद जो लास्ट के मेरे ऑलमोस्ट 2 डेज बचे थे उनमें मैंने बायो पढ़ी और उसके बाद हाफ डे में मैंने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को रखा था. लास्ट वीक में मैंने कोई भी एफएलपी सॉल्व नहीं किया बिकॉज लास्ट वीक से पहले की भी एक स्टोरी है कि लास्ट वीक से पहले ऑलमोस्ट 2 दिन पहले मैंने 2-3 एफएलपी सॉल्व किए और वो लाइक बहुत मुश्किल एफएलपीज थे. और लाइक उस वक्त 200 मार्क्स थे और 200 में से आई यूज्ड टू गेट 170. आपका एमडी कैट एक हफ्ते बाद है और आपके 170 मार्क्स आ रहे हैं और आपका ड्रीम है किंग एडवर्ड में एडमिशन लेना या कहीं भी एडमिशन लेना. तो इट वॉज अ टाइम, वो बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को उस वक्त जो है ना कंट्रोल किया था कि नहीं मानो, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू मेक इट हैपन. ये एक हफ्ता है, मैंने अपने आप को ये समझाया था कि मानो यू हैव दिस होल वीक, यू कैन चेंज योर फेट इन दिस वीक. तो मैंने उस वीक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया था. पहले दिन जैसे मैंने बताया कि मैंने केमिस्ट्री को तैयार किया, तो हर चीज़ जो कि मैंने 3 महीने में पढ़ी थी मैंने उसको रिवाइज किया और मैंने अपनी बुक से रिवीजन करने को ज़्यादा प्रेफर किया था बिकॉज दिस इज हाउ आई डू इट. आई रियरली मेक नोट्स, आई यूज टू रिवाइज फ्रॉम माई बुक्स एंड इट्स स्टिल द सेम इन MBBS फॉर मी. आई रीड बुक्स ओनली, आई डोंट गो फॉर अदर थिंग्स. पहले केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, देन बायो एंड इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग. आई डिड इट इस तरह से और बहुत अच्छे से रिवीजन हो गई थी मेरी. और जो लास्ट वीक की रिवीजन होती है उसमें ये चीज़ होती है कि आपने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं करना होता. लाइक डिटेल नॉट इन द सेंस कि आपने उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता बिकॉज अगर आप एक चीज़ से बहुत ज़्यादा टाइम लगाने लग जाओगे तो कुछ चीज़ें आपकी रह जाएंगी. और MCQs जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टॉपिक्स कि हर टॉपिक में से MCQs आने हैं. तो अगर आप एक टॉपिक को बहुत अच्छा कर लो और बाकी टॉपिक्स आप कुछ छोड़ दो बिकॉज MCQs आर डिवाइडेड इन योर MD कैट पेपर.
तो आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप सिर्फ एक टॉपिक को या 2-3 टॉपिक्स को एक चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंस दे दो, बाकी आपके उस चैप्टर के लिए टाइम खत्म हो जाए और आप उन बाकी टॉपिक्स को छोड़ दो, बिकॉज हो सकता है उनमें सिर्फ एमसीक्यूज आ जाएं तो इट विल रूइन योर पेपर। और एक और मिस्टेक जो मैंने नोटिस किया है, दैट्स नॉट अ मिस्टेक, दैट्स अ ब्लंडर, दैट्स वीक टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। लाइक अगर आपने पूरे 3 महीने 4 महीने जितना टाइम आपको मिला, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, लास्ट वीक रिवीजन भी कर लिया, बट अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को एग्जाम में कुछ नहीं समझा तो it will do you nothing, it will owe you nothing literally. Let me tell you my num story. nums में मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। लास्ट वीक रिवीजन भी मैंने बहुत अच्छे से की थी, पूरे वो जो 3 महीने का टेन्योर था वो भी बहुत अच्छे से जो है स्पेंड किया था। बट एट दैट टाइम मुझे शायद टाइम मैनेजमेंट का आइडिया नहीं था, या अल्लाह ताला ने शायद मुझे अपने मेन गोल से पहले वो बात बतानी थी कि मानूर यू नीड टू फोकस ऑन दिस एरिया। तो मैं अपने नम्स का पेपर देने गई, पेपर आया सामने और बायो का पोर्शन बहुत मुश्किल था, और उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एंड हाउ टू मैनेज द टाइम। आई हैड नो क्लू। मेरे से अच्छा पढ़ा हुआ था, बिकॉज पहली बात गाइडेंस नहीं थी, मेंटोरशिप नहीं थी, बात ये थी कि कोई बताने वाला नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि ये बुक पढ़ना है, सब कुछ करना है, सब कुछ पता था, बस ये नहीं पता था कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर में जाके स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आई हैड नो क्लू। मैं अपना पेपर देने गई, बायो का पोर्शन देखा, बहुत मुश्किल लगा मुझे। मैंने केमिस्ट्री खोला, दैट वाज टफ टू। फिर मैंने फिजिक्स खोला, दैट वाज बेटर। बट उस टाइम मुझे स्ट्रैटेजी इतनी पता ही नहीं थी, कुछ इतना आइडिया ही नहीं था, और मैंने बायो से ही शुरू कर लिया। बायो से शुरू किया, हर एमसीक्यूज पे मैंने इतना ज़्यादा टाइम लगाया कि नहीं, मैंने तो नम्स भी टॉप करना है, मैंने तो बिल्कुल भी एमसीक्यूज कोई गलत ही नहीं करना। तो ये मेंटालिटी थी उस टाइम मेरी, और मैंने बायो पे ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लगा दिए होंगे, और ये बहुत टाइम था उस वक्त। और बायो पे ऑलमोस्ट मैंने, समझ लें आपके क्वार्टर, बायो का पोर्शन ज़्यादा होता है, मैंने बायो पे ऑलमोस्ट लगा दिया होगा आधा टाइम। एमसीक्यूज मुश्किल थे और मैंने सोचा कि मैंने कोई भी गलत नहीं करना, आई वांट टू टॉप ना, और मैंने बायो पे सारा टाइम लगा दिया। दैट वाज माय मेंटालिटी एट दैट टाइम। और उसके बाद केमिस्ट्री की बारी आई। केमिस्ट्री में काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हुए थे और काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस भी थे, उस पर भी मैंने बहुत टाइम लगा दिया। और फिजिक्स का पोर्शन, इट वाज वे टू इजी, आई कैन स्कोर ऑलमोस्ट फुल मार्क्स, लेकिन उस टाइम तक मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। और इंग्लिश का टाइम था ही नहीं, लॉजिकल रीजनिंग मैंने सिर्फ अपनी मर्जी से बबल्स फिल किए थे। दैट वाज माय नम स्टोरी। ऑल्दो आई गॉट ऑलमोस्ट 90% इन नम्स टू, बट दिस वाज माय स्टोरी। अगर मैं बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर लेती, पेपर जरूर मुश्किल था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे बिल्कुल भी पेपर नहीं आता था। विद दिस टाइम मैनेजमेंट स्टिल आई गॉट ऑलमोस्ट 90 पॉइंट समथिंग इन नम्स। तो उसके बाद जब मैं घर आई वापस, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, लाइक आई वाज नम कि मैंने ये क्या कर दिया। मुझे सब कुछ आता होने के बावजूद भी मुझे टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आ रही। लाइक वो फिर से वो सेल्फ हेटेड वाली बात शुरू हो गई। लेकिन फिर मैंने उसको कंट्रोल किया, अपनी मामा से बात की, एक अपनी फ्रेंड से बात की कि अब क्या करना चाहिए हमें इस बारे में अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो उसने मुझे कहा कि मानूर, लेट्स गेट अ स्ट्रेटेजी, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया जिनका नम्स बहुत अच्छा हुआ था, यूट्यूब पर वीडियो देखी, असद भाई की वीडियो देखी उस टाइम मैंने यूट्यूब पे, और फिर मुझे आइडिया हुआ कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। जब असद भाई की वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे अबाउट टाइम मैनेजमेंट इन एमडीकैट, और फिर उसके बाद मैंने उसको अप्लाई किया अपने एक मॉक टेस्ट पे, और वो मॉक टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। तो मुझे समझ आ गई कि दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट आई हैव टू फॉलो। और वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताती हूँ। वो स्ट्रेटेजी ये थी कि आपने पेपर खोला है, आपके पास पेपर पूरा एक कंपाइल्ड फॉर्म में है, आपके पास बायो का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स एंड देन इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है ये आप पे डिपेंड करता है। बट द स्ट्रेटेजी आई फॉलोड, और मुझे लगता है ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसको फॉलो करते हो आपका पेपर रहेगा नहीं। इसमें इस तरह से है कि आपने पेपर खोला, पहले आप सबसे पहले पूरे पेपर के इजी एमसीक्यूज करोगे। अब इससे क्या फायदा होगा आपको? इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके 180 मार्क्स का पेपर है टोटल, ठीक है। और अगर आपको ऑलमोस्ट आपको 120 130 एमसीक्यूज तो ऐसे होंगे ना जो आपको देखते ही आ जाएंगे, इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो इस तरह से करना होता है कि आपने पहले जो है ना सब पूरे पेपर के इजी एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना। एक तो सबसे पहली बात ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप पे कि ओ माय गॉड आई डिड दिस, ऑलमोस्ट 120 130 मेरे कंफर्म, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाते हो मीडियम एमसीक्यूज पे। आप लाइक अभी स्ट्रेटेजी में ये होता है कि आपने इस तरह के एमसीक्यूज कोई भी नहीं देखना पहले जो आपको देख के 5 मिनट सोचने की जरूरत पड़े। आपने बायो का पेपर देखा है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एमसीक्यूज डैश इज द पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, यू नो, इस तरह से आप एमसीक्यूज सॉल्व करो। ऑब्वियसली इस तरह के एमसीक्यूज आते तो नहीं, बिकॉज दिस इज अ वे टू इजी एमसीक्यूज, बट आप इस तरह के एमसीक्यूज पहले देखो जो बहुत इजी है, जिनको आपको कंफर्म है। सिर्फ डू द confirmed MCQs in the first course. Do your paper in the 3 course. What is the strategy? ये strategy इस तरह से है कि आपको अपने पेपर 3 goals में करना है, 3 पार्ट्स में करना है आपको अपना पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट। इन द फर्स्ट को आप सबसे इजी एमसीक्यू सॉल्व करोगे जो आपको देखते ही पता लग रहा है इसका ये आंसर है, दैट्स कंफर्म। सिर्फ एमसीक्यूज मार्क करने हैं। और आई नो कि अगर आप इस तरह से पूरा पेपर अपना सॉल्व करोगे
आपके इंशाल्लाह 120-130 MCQs हो जाते हैं 180 में से। 120 ना होंगे, ऑलमोस्ट 100 MCQs हो जाते हैं इस तरह से ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने मॉक टेस्ट में फॉलो की। पहले बायो के सारे इजी कर लिए, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इंग्लिश, लॉजिकल के सारे इजी कर लिए। अब मेरे पास है कॉन्फिडेंस कि मैंने ऑलमोस्ट अपना आधा पेपर सॉल्व कर लिया है और बहुत ये पेपर मुझे आता है। अब उसके बाद मैं जाऊंगी अपने मीडियम MCQs पे, ये जिनको मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिनमें मुझे हल्की हल्की कंफ्यूजन थी कि ये है, ए है या बी है, सी है, डी है, थोड़ी कंफ्यूजन थी मुझे, तो वो मैं सॉल्व करूंगी। या फिर कुछ फिजिक्स के सॉल्व करने वाले MCQs होंगे जिनका मुझे पता होगा कि इट वुड टेक 1 to 2 स्टेप्स, तो इस तरह से मैं कर लूंगी उसको। उसके बाद द थर्ड गो, उसमें आपने डिफिकल्ट MCQs करने होते हैं, जो आपके पूरा पेपर करने के बाद बच जाते हैं, और ऑलमोस्ट वो आपके बहुत ज्यादा नहीं बचते बिकॉज आप मीडियम में काफी चीजें कवर कर लेते हो। इन द थर्ड गो यू विल डू द हार्ड MCQs, पूरा पेपर करने के बाद आपके पास जितने MCQs बच जाते हैं दैट आर हार्ड MCQs, और वो आपने कर लेना है। अब इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने का क्या फायदा है कि अगर आप बायो का पेपर खोला है आपने फॉर एग्जाम्पल, और आपने उसमें इजी MCQs आप बिल्कुल तरतीब से चल रहे हो सीधा सीधा, और आपको जो कोई मीडियम भी या मुश्किल भी लगे MCQs, आप उस पर भी सोचने लगे हो, तो वो सोचने का टाइम आपका वहां पे बहुत वेस्ट हो जाएगा, और अल्लाह ना करे आपका पेपर बहुत मुश्किल होता है और आप सिर्फ वही सोचते रह जाते हो उन्हीं हार्ड MCQs को। तो क्या पता, जिस तरह मेरे साथ नम्स में हुआ था कि फिजिक्स का पेपर बहुत ईजी था और मैं सही तरह अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई थी। तो इस तरह से ना हो जाए कि इजी MCQs के मार्क्स भी चले जाए, क्योंकि चाहे MCQs इजी है चाहे MCQs हार्ड है, नंबर तो उसका एक ही है। इसलिए ट्राई आपने ये करना है कि आप इजी MCQs को पहले टैकल करो, उनसे अपने मैक्सिमम मार्क्स लो, उसके बाद मीडियम MCQs करो, मैक्सिमम मार्क्स लो, और हार्ड MCQs में जितने होते हैं बोनस है। और एक और चीज मैंने नोटिस की MD-CAT एस्पायरेंट्स में कि दे डोंट प्रैक्टिस इनफ, दे डू प्रैक्टिस बट दे डोंट प्रैक्टिस इनफ। अगर आप एक चीज को सिर्फ पढ़ते रहते हो और आपको उसको अप्लाई करना ही नहीं आता, तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अकेडमी में रोज टेस्ट हो रहा है, आप सिर्फ पढ़ के जा रहे हो और आप कोई भी उसके लिए MCQs प्रैक्टिस जो है वो नहीं करके जा रहे, ठीक है, और एक बच्चा है जो कि पढ़ भी रहा है और रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ MCQs प्रैक्टिस करके जा रहा है अपने टेस्ट से पहले, तो इन दोनों में से बेहतर कौन होगा और किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे? उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे जो कि पढ़ भी रहा है और साथ में अपने MCQs को प्रैक्टिस भी कर रहा है। उसे पता है कि जो चीज मैंने पढ़ी है अगर वो MCQs की फॉर्म में आ जाए तो मुझे उसे अटेम्प्ट करना आता है कि नहीं। बिकॉज इस तरह से काफी दफा होता है कि आप वो चीज पढ़ लेते हो, सरसरी निगाह आपकी गुजर जाती है उस चीज पे, पर जब आप उसको अप्लाई करने लगते हो ना, फॉर एग्जाम्पल MCQ वही सेम लाइन आपकी MCQs में आ जाए ना, वो भूल जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले पढ़ो उस चीज को और उसके बाद उसको अप्लाई भी करके देखो कि क्या अगर ये MCQs में आ जाए तो मुझे आती है कि नहीं। और ये फिजिक्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ फिजिक्स को रीड कर लो, इट वुड डू यू नथिंग। आपको उसको पढ़ के अप्लाई भी करना पड़ेगा, बिकॉज फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, और सिर्फ अगर आप 3-4 न्यूमेरिकल्स कर लोगे, आपको अगर चौथी तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है फिर क्या करोगे? तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि अगर हमने सिर्फ पढ़ लिया दैट्स इनफ, बट इट्स नॉट इनफ, इट्स लिटरली नॉट इनफ। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब अगर लास्ट डे की बात कर लें जो कि आपके MD-CAT डे है, एक्चुअल MD-CAT डे, उस पर भी आपको बहुत ज्यादा एक चीज की जरूरत होती है, वो होती है अल्लाह ताला पे यकीन करने की और अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करने की। अब मैंने बहुत से बच्चों को इस तरह से देखा है कि वो सारा साल बहुत अच्छा पढ़ लिया, उन्होंने रिपीटर्स है तो सारा साल बहुत अच्छा पढ़ लिया, फ्रेशर्स है तो 3 महीने पहले बहुत अच्छा पढ़ लिया, बट जब MD-CAT का दिन आया तो दे पैनिक्ड, और पूरा पेपर एवरीथिंग वैनिश्ड, योर मेहनत एवरीथिंग वैनिश्ड। ऑल्दो मेहनत ज़ाया नहीं होती, बट एक मेहनत को करने का भी तरीका होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए आपको कि जब आप जा रहे हो पेपर देने, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आज जा रहा हूँ पेपर देने, जा रही हूँ पेपर देने, तो आज मेरे से जो भी होगा वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होगा, इतना यकीन होना चाहिए। खुद को इंसान पैनिक तभी करता है जब उसे यकीन नहीं होता अल्लाह ताला पे कि मैं ये ना कर दूँ, वो ना कर दूँ। अगर आपको इतना यकीन होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो अल्लाह ताला ही करवा रहे हैं, तो यू वुड नेवर पैनिक। दिस इज द की। MD-CAT वाले दिन बहुत लोग इस तरह से पैनिक कर देते हैं। अब मैंने अपने आसपास भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने लास्ट डे पे पैनिक किया, अपने MD-CAT डे पे पैनिक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, उनका एक बबल गलत फिल हो गया या कोई भी माइनर इशू आ गया, उन्होंने पैनिक कर दिया और उसके बाद उनसे पेपर सॉल्व ही नहीं हुआ, या अगर उन्होंने एक बबल गलत फिल कर दिया तो उन्होंने इस तरह से किया कि उसके बाद भी सारे बबल भी गलत फिल कर दिए, या फिर इस तरह के इशूज आ गए हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो यह है कि आपने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। प्रिपरेशन आपने कर ली, लास्ट वीक स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर ली, रिवीजन भी कर रहा है, सुबह सुबह नमाज पढ़ा है, सब कुछ करा है, बट अगर आपने अल्लाह ताला पे यकीन नहीं किया, अपनी नर्व्स भी कंट्रोल नहीं किया ना, तो कुछ भी फायदा नहीं है आपका। अगर आपने सब कुछ भी कर लिया और अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखा और आपने पैनिक कर दिया ना, तो फिर उस टाइम पे आपका काम खराब हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ भी कर लिया और आपने आखिर पे आके अपनी नर्व पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ,
एंड आई नीड टू रिलाई ऑन अल्लाह ताला फॉर दिस डे। इंशाल्लाह कुछ भी गलत नहीं होता इस तरह से। ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैं बताना चाहती थी हमेशा लोगों को कि ये एक चीज़ है जो आपके नर्व्स कंट्रोल होने से बचा सकती है, जो कि आपको ये बात हमेशा से मैं एमडी कैट पेरेंट्स को बताना चाहती थी कि अल्लाह ताला पे अगर आपने आखिर दिन यकीन रखा होगा ना, तो आप अपनी नर्व्स आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। आप बिल्कुल आराम से, इतने आराम से पेपर करोगे और इतना स्मूथली आपका पेपर हो जाएगा ना, अगर आपको ये यकीन होगा कि मैंने अपना 110% दिया है, अल्लाह ताला मैंने अपना 110% दिया है, अब जो भी करना है वो सिर्फ आपने ही करना है, तो इंशाल्लाह हर चीज़ बहुत बहुत स्मूथली हो जाती है। एक और चीज़ जो मैंने एमडी कैट पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा देखी है कि वो कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग समथिंग फ्रॉम द बुक और आपको पता ही नहीं है कि उसका मतलब क्या है, या फॉर एग्जाम्पल अगर वो थोड़ा सा भी मोल्ड होकर आ जाए और आपको उसका जवाब नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं और आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। जब आपकी टीचर आपको लेक्चर दे रहे हैं तो रीड इट, जब आपके टीचर्स आपको लेक्चर दे रहे हैं तो उस पर बिल्कुल कंसंट्रेशन से वो लेक्चर सुने, अपने नोट्स बनाएं और उस चीज़ को ग्रास्प करने की कोशिश करें, ताकि वो चीज़ अगर आपकी थोड़ा सा मोल्ड होके भी आ जाती है ना, तो वो आपको पता हो कि हम मुझे इसे करना है और मैं कर सकती हूँ चीज़ को। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इन फिजिक्स। लाइक आप एक तरह के एमसीक्यूज कर लेते हो फिजिक्स में, फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ थोड़ी सी मोल्ड होकर स्टेटमेंट आ गई तो यू आर नॉट एबल टू डू इट। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत होती है। आपको अपने टीचर को जिससे आप लेक्चर सुन रहे हो उसको बहुत अच्छे से सुनने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि जो चीज़ें मोल्ड होकर आती हैं आपको उनका आइडिया होता रहे और आपके कॉन्सेप्ट्स पे आपकी अच्छी ग्रिप बन रहा है। और एक और चीज़ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हो एंड यू आर नॉट हैविंग अ कनेक्शन विद अल्लाह ताला, जिसने ही आपके रिजल्ट को डिसाइड करना है, जिसने ही डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से फल मिलना चाहिए इस चीज़ का, तो अगर आप उनके साथ ही कनेक्शन आपका स्ट्रांग नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ हो सकता है इस चीज़ का। और पूरे एमडी कैट के टाइम में आई यूज्ड टू प्रे 5 टाइम्स डेली। तो ये चीज़ है कि आपको अल्लाह ताला से कनेक्शन भी बनाना है अपना, ताकि आपको पता हो इस चीज़ का अल्लाह ताला को कि इस इंसान को मैंने फल देना है, बिकॉज ये हर चीज़ कर रहा है। कोई ऐसी चीज़ ने छोड़ी ही नहीं है जो उसने ना की हो। ये अपने एम के लिए कितना ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, पढ़ता है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, हर चीज़ ये कर रहा है, तो इसको कैसे इसके जो एम है उससे मैं दूर कर दूँ। तो अल्लाह ताला से कनेक्शन होना भी आपका इस सारे टाइम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला से बात करो इस बारे में कि अल्लाह ताला दिस इज़ द थिंग माय हार्ट वांट्स, आई वांट टू बी इन अ मेडिकल कॉलेज, और अगर इफ देयर इज सम स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, तो उसके लिए दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज, आई वांट टू डू दिस, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो प्लीज़ लेट मी डू दिस, मेरे नसीब में ये लिख दें। ऑलमोस्ट सारी मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी जो कि मैंने अपने दोस्तों को, अपने आसपास वाले लोगों को करते हुए देखा इन द एमडी कैट इन योर, और मैं चाहती थी कि मैं ये सबको बताऊं ताकि पता चले बच्चों को भी कि ये गलतियां हैं जिनसे हमने बच के रहना है, ये गलतियां हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, अपनी टेक्स्ट बुक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, और अपनी लास्ट वीक रिवीजन को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और लास्ट डे पे नर्व्स को अच्छे से कंट्रोल करना है। ये कुछ मेन चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है लाजमी, ताकि आपका एमडी कैट का जो मेन डे है उस पर आप बिल्कुल आराम से अपना पेपर करो और आपको इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आए। And I wish you all a very best of luck for your MD CAT. Allah Hafiz.